नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं मैं क्यूज केस ऑनलाइन मंच पर। आज हम करंट अफेयर्स के वही हमारा तात्पर्य जो 4-5 बिंदुओं से रहता है, आज उन्हीं के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो देखिए विषय वस्तु के अंदर क्या रहने वाला है और किस पर हम बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं नारी शक्ति बंधन विधेयक क्या है और ये क्या काम करने वाला है, ठीक है ना। आगे होलसेल पवित्र मंदिरों का समूह, फिर है आपका बीमा सुगम और फिर है स्टीड फास्ट डिफेंडर। तो इन सभी बिंदुओं को लेकर के हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी का मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए तो करते हैं हम पहले शुरुआत। सबसे पहले मैं बात करूं आपसे किसको लेकर, नारी शक्ति जो बंधन विधेयक है इसके बारे में। तो क्या है और चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि लोकसभा में नारी शक्ति बंधन विधेयक 2023 को 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पहला क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन रहने वाला है, तो ये आपका रहने वाला है 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है ना भाई। आगे मैं बात करूं आपसे तो आगे क्या है, तो आगे की जब हम बात करते हैं तो आगे देखने को मिलता है हमें क्या कि प्रस्ताव, क्या प्रस्ताव। तो इसका प्रस्ताव क्या है, इसके माध्यम से राजधानी दिल्ली राज्य विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए जो सीट हैं उनकी कुल 1/3% को आरक्षित करना है। क्या है, 1/3 जो सीटें हैं उनके लिए आरक्षित करना है, ठीक। यानी कि हम कह सकते हैं जो कुल विधानसभा है उस विधानसभा में से जो 33% सीटें हैं वो किसके लिए आरक्षित करनी होंगी आपके, तो वो आपके किसके लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित करनी होंगी, ठीक है ना, लोकसभा और विधानसभा में। इस विधेयक में 33% आरक्षण के भीतर SC ST आदि के लिए आरक्षण का प्रस्ताव है। आगे, आरक्षित सीटें राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जाएंगी, ठीक है ना। रोटेशन द्वारा से तात्पर्य यह है इस बार इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, सेकेंड टाइम दूसरे क्षेत्र के अंदर आरक्षित की जाएंगी। तो अभी तक क्या चीज़ें याद रखनी है, 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 33% सीटें आपके लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, ये रोटेशन के माध्यम से की जाएंगी, ठीक। आगे बात करूं, प्रारंभिक रूप से ये आरक्षण है वो 15 वर्षों के लिए लागू होगा और फर्स्ट में कितने के लिए, 15 वर्षों के लिए लागू होगा। अब बात करें संविधान संशोधन के क्षेत्र, यानी किस क्षेत्र में कौन सा संशोधन करना पड़ेगा तब जाकर के ये लागू हो पाएगा। सबसे पहले मैं बात करूं अनुच्छेद 239AA जो कि आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संबंधित है, 330A आपके लोकसभा से संबंधित है, अनुच्छेद 332A राज्य विधानसभाओं से संबंधित है। भाई बात करूं अनुच्छेद 334A आपके 15 वर्षों के लिए आरक्षण प्रदान करेगा। कितने याद करना, 339AA आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से, 330A लोकसभा में सीटों के आरक्षण से, अनुच्छेद 332A आपके राज्य विधानसभा से और फिर 334A 15 वर्षों के लिए। कैसे, 39AA राष्ट्रीय राजधानी से, फिर 330A वो किससे याद रखना है, लोकसभा से, ठीक है। फिर बात करें 332A किससे संबंधित है, राज्य विधानसभाओं से, विधानसभा लोकसभा और ये राष्ट्रीय राजधानी। फिर बात करना 334A को लेकर के, तो ये 15 वर्षों के लिए करता है। 128वां क्या है, विधेयक है, 33% महिलाओं को आरक्षण देगा और 15 वर्षों के लिए रखा जाएगा और रोटेशन पद्धति अपनाई जाएगी, ठीक। और इसमें एक और याद रखना, ये किसके लिए, SC ST के लिए प्रावधान करेगा। आगे बात करूं पूर्व प्रयास, यानी इसके लिए पहले भी प्रयास किए गए हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, ठीक है ना, और लोकसभा में पारित, लेकिन सितंबर 1889 में राज्यसभा में विफल रहा था। जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके द्वारा जो शहरी और स्थानीय निकाय, हमारे शहरी और स्थानीय निकाय हैं, उनमें महिलाओं के आरक्षण के लिए इस बिल को लाया जाता है, लेकिन वो लोकसभा में तो पारित हो जाता है लेकिन राज्यसभा के अंदर पारित नहीं हो पाता। भाई बात करूं मैं 92 और 93 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव ने क्रमश 73वें और 74वें संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया। क्या 73वां कब किया गया था, 73वां संविधान किया गया था आपके 92 में। भाई बात करूं 74वां संविधान संशोधन, तो 74वां किया गया था 93 में और ये आपके स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, स्थानीय स्वशासन से, और ये आपका नगरीय स्वशासन से। किससे है, चलिए देखिए थोड़ा सा बात करें। 73वां और इधर लिख लो 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993,
इधर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, ठीक। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके पीवी नरसिम्हा राव। अब इसमें याद कर रखना, देखिए हम बात करें ये किसके लिए था, ये किसके लिए था, तो किसके लिए था? स्थानीय स्वशासन के लिए। किसके लिए? स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रुफन को। ये नगरीय स्वशासन से संबंधित था, नगरीय स्वशासन। यानी यहाँ पर लोकतंत्र को क्या किया गया? विकेंद्रित किया गया था, ताकि लोगों की भी इसमें प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी हो सके, ठीक है ना। इसकी बात करूं, हम स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो क्या होता है इसके अंदर? हमें 3 स्टेप देखने को मिलते हैं। ग्राम सभा आपकी, या ग्राम पंचायत लिख लो आप, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, पंचायत समिति, समिति। वही बात करूं जिला परिषद, क्या? जिला परिषद। ये 3 के 3 स्टेप किस में देखने को मिलते हैं? इसके अंदर। अब इसमें कौन से देखने को मिलते हैं? आपके नगर पालिका, ठीक। आपके फिर नगर पालिकाओं के बाद में नगर परिषद, नगर परिषद इसमें देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? नगर पालिका है, नगर परिषद किस में देखने को मिलते हैं? हमें आपके नगरीय स्वशासन के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और आगे बात करें, इसके लिए कितने विषय प्रदान किए गए थे? तो 18 विषय। कितने थे? 18 विषय। और इसके लिए कितने विषय प्रदान किए गए थे? तो 29 विषय। यानी 29 विषयों पर ये कानून बना सकते हैं और 18 विषयों पर ये कानून बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और तीसरा नगर निगम, नगर निगम, ठीक। नगर निगम तीसरा स्टेप इसमें नगर निगम। इसके लिए 18 विषय, इसके लिए 29 विषय किए जाते हैं, ठीक है ना। इसकी बात करूं मैं, आर्टिकल 243 ए से लेकर के इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। तो 243 आर्टिकल 243 ए के अंदर देखने को मिलता है, और ये आर्टिकल 243 ओ से हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि हमें जब भी बात करते हैं पी तक या पी जेड जी तक देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या था? थोड़ा सा नगरीय स्वशासन को लेकर के बातें थी। आगे बात करूं, ग्रामीण और शहरी निकायों में महिलाओं के लिए 1% तिहाई कुछ सीटों को रखने का प्रस्ताव भी रखा गया था, ठीक। आगे बात करूं, 12 सितंबर 1996 को प्रधानमंत्री देवगौड़ा के नेतृत्व में पहली बार संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण 81वें संविधान संशोधन विधेयक से लोकसभा में पेश किया गया। और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 98 में 12वीं लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण विधेयक पेश किया था। अटल बिहारी ने 12वीं विधानसभा में 1998 में, ठीक है ना। देवगौड़ा ने 1996 12 सितंबर के अंदर पहली बार संसद में महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाना चाहिए उसके लिए प्रस्ताव रखा था। वहीं बात करूं, वर्ष 1999, 2002 और 2003 में वाजपेयी सरकार ने इसे पुनः पेश किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र जो हमारे मनमोहन सिंह जी, उनके काल में 6 मई 2008 को क्या हुआ? राज्यसभा में पेश किया गया था। फिर बात करूं संबंधित समितियां, जैसे 1971 में केंद्रीय शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने भारत में महिलाओं की स्थिति की एक समिति नियुक्त की थी। समिति की रिपोर्ट थी समानता की ओर, और कहा गया कि भारत में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों में विफल रहा है। वहीं बात करूं 1987 में राजीव गांधी की सरकार ने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा के नेतृत्व में एक 14 सदस्यीय समिति का क्या किया? गठन किया गया था। वहीं बात करूं वर्ष 2013 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं की स्थितियों पर एक समिति का गठन किया। 2013 में महिला बाल विकास ने, और 1987 में राजीव गांधी ने, ठीक है ना, 14 सदस्य था, और केंद्रीय मंत्री जो थी मार्गरेट अल्वा के नेतृत्व में। और समिति की रिपोर्ट थी कि समानता की ओर कौन सी के? केंद्रीय शिक्षा और समाज कल्याण 1971 वाली। और इसमें क्या था? कम से कम 50% आरक्षण, ठीक है। हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में कितना आरक्षण है? 33% आरक्षण है, ठीक। भारत में 50% है। क्वेश्चंस कौन सा पुटअप किया जा सकता है कि नारी शक्ति बंधन विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैसा? कि इसमें केंद्रीय विधायिका में महिलाओं के लिए 1/3 सीट का आरक्षण किया गया है, ऑप्शन ए। बी है, ये आरक्षण विधेयक पारित होने की तिथि से 10 वर्षों के लिए लागू रहेगा। 3, केंद्रीय एवं राज्य विधानमंडलों में आरक्षण का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 334 ए में किया गया है। इनमें से बताना है कौन से सही है? 2,
कोई भी नहीं, केवल एक और सभी 3। ठीक है, और आपके जवाब कमेंट के अंदर मैं इंतज़ार करूँगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट हम होलसेल पवित्र मंदिर का समूह क्या है। तो देखिए, और चर्चा में क्यों रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कर्नाटक के होलसेल मंदिरों के समूह को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची है उसके अंदर आपके किसको किया गया है, कर्नाटक के होलसेल मंदिरों को। प्रमुख बिंदुओं की बात करें, देखिए पवित्र मंदिरों के इस समूह में कर्नाटक राज्य के 3 मंदिर शामिल हैं। कौन कौन से, चन्नकेशवम मंदिर बेलूर वाला, होलसोलेश्वर मंदिर हलेबिंदु और केशव मंदिर सोमनाथ पुरा वाला। इन 3 मंदिर आपके होलसेल पवित्र जो मंदिरों का समूह है उसके अंदर सम्मिलित हैं। कौन से, चन्नकेशव मंदिर बेलूर, होलसोलेश्वर मंदिर हलेबिंदु और केशव मंदिर सोमनाथ पुरा। ठीक है, आगे बात करूं, इस मंदिर समूह को अप्रैल 2014 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल करने हेतु भारत ने जनवरी 2022 में अपना नामांकन दिया था। 2022 में दिया था, ठीक है ना। और अस्थायी सूची में कब थे, तो 2014 के अंदर 3 मंदिरों को सम्मिलित किया गया है। तो ये कुछ मंदिर हैं और ये उनकी झलकियाँ हैं, आप देख सकते हो कितने ही बेहतरीन नायाब तरीके से इनको बनाया गया है। ठीक है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे बात करें होलसेल मंदिरों का, इनका इतिहास के बारे में, तो होलसेल साम्राज्य के राजाओं ने 10वीं और 14वीं शताब्दी के बीच, कब, 10वीं और 14वीं शताब्दी के बीच आधुनिक कर्नाटक क्षेत्र में शासन किया था। ठीक है, और प्रारंभ में इनकी राजधानी थी बेलूर, जिसे बाद में हलेबिंदु यानी द्वार समूह में स्थानांतरित कर दिया गया था। होलसेल जो साम्राज्य था उसका 10वीं से 14वीं शताब्दी तक यहाँ पर साम्राज्य देखने को मिलता है और इस पर शासन करते हैं वो। बेलूर इनकी राजधानी हुआ करती है, लेकिन बाद में ट्रांसफर करके इसे कहाँ भेज देते हैं, हलेबिंदु या द्वार समुद्र में। अब मंदिरों की विशेषता क्या है, तो इन मंदिरों का निर्माण कार्य 12वीं से 13वीं शताब्दी में कराया गया था। कब कराया गया था, 12वीं से 13वीं शताब्दी में। यह मंदिर वास्तुकला भारत की विभिन्न मंदिर शैलियों से प्रेरित है। इन मंदिरों में एक बुनियादी पारंपरिक द्रविड़ आकृति विज्ञान होने के साथ ही भूमि शैली, नागर शैली और कल्याणी चालुक्यों द्वारा प्रयुक्त विधा का स्पष्ट प्राप्त दिखाई देता है। कौन कौन सी, द्रविड़ शैली का, आपके भूमिज शैली, नागर शैली और कल्याण चालुक्यों की जो पृथक विधा थी उसका इसके अंदर क्या दिखाई देता है, बिल्कुल, तो स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इन मंदिरों की दीवारें हिंदू महाकाव्य और पुराणों की कहानियों का वर्णन करने वाली मूर्तियों को स्थापित करने की प्रथा है और इनकी दीवारों पर जो प्राचीन मूर्तियां हैं उनको स्थापित किया गया है। आगे वही बात करूं, यूनेस्को में भारत। अब यूनेस्को में भारत का कौन सा स्थान है, कैसे क्या है, तो उसके बात करें। वर्तमान में इस सूची में भारत के 42 स्थल सम्मिलित हैं, जिनमें सांस्कृतिक श्रेणी के हैं 34, प्राकृतिक श्रेणी के हैं 7, मिश्रित संपत्ति में एक है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, मिश्रित श्रेणी के अंदर है, जो आपके नेपाल और भारत के अंदर है। वर्तमान में भारत में विश्व में यूनेस्को स्थलों की संख्या के मामले में 6ठे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 6ठे स्थान पर। 42 स्थान है, 34 सांस्कृतिक के हैं, 7 प्राकृतिक श्रेणी के, मिश्रित में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। इटली, स्पेन, जर्मनी, जापान और फ्रांस। ठीक है ना, इनके बाद में आता है, पहले पर किसके हैं, इटली के, दूसरे पर स्पेन, तीसरे पर जर्मनी, 4th पर जापान, 5 पर फ्रांस और 6 पर भारत। इससे पूर्व कर्नाटक के स्मारकों में 2 अन्य समूह जैसे हम्पी 1986 में और पट्टाडकल 1987 के साथ पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट जो पश्चिमी घाट है 2012 को प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त था। इससे पहले कर्नाटक के 2 अन्य थे, एक तो 1986 में हम्पी वाला और एक आपका कौन सा 1987 में पट्टाडकल का। ठीक है, और वही बात करूं मैं, जो हॉटस्पॉट क्षेत्र है आपका कौन सा वाला, तो वो है आपका पश्चिमी घाट, जिसे 2012 के अंदर सम्मिलित किया था। और यह प्रस्ताव इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज INTACH के द्वारा तैयार किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1984 में किसकी, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज की नई दिल्ली के अंदर की जाती है और भारत में विरासत जागरूकता और संरक्षण की दृष्टि से की गई थी, ताकि वो अपने विरासत के जो चीज़ें हैं उनको बचा सकें, उनको सुरक्षित और संवर्धन कर सकें। ठीक, इनसे संभावित कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, तो जैसे होयसाला मंदिर समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे अप्रैल 2014 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था।
यह यूनेस्को सूची में शामिल होने वाला पहला मूर्त सांस्कृतिक स्थल था। इन मंदिरों का निर्माण कार्य नागर शैली के अनुरूप कराया गया था। कितने सही हैं वो आपको बताना है, 1, 3, 2 या कोई नहीं। ठीक, वही फॉर्मूला कमेंट्स के अंदर। अब बात करते हैं हम बीमा सुगम। तो बीमा सुगम क्या है? ठीक, चर्चाओं में क्यों है? भारतीय बीमा विमानक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने सुगम प्लेटफॉर्म के विकास से निर्णय लेने के उद्देश्य से एक संचालन समिति का गठन किया है। ठीक है ना, इसके माध्यम से एक संचालन समिति का क्या किया है? गठन किया है। प्रमुख बिंदु जैसे यह समिति बीमा सुगम पोर्टल के संबंधों में शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगी या सेवा प्रदाता नियुक्त किए जाएंगे। इसका कार्यान्वयन अब तक 3 बार स्थगित किया जा चुका है। घोषणा की गई थी 2022 में, अपेक्षाकृत जनवरी 2023 में, स्थगन आया था 1 अगस्त को, और नवीन अपेक्षा की गई थी जून 2024 में। घोषणा 22 जनवरी में आपके फिर अपेक्षा की गई थी, स्थगन हो गया था 1 अगस्त को, और फिर नवीन अपेक्षा हुई थी जून 2024 में। अब आखिर क्या है ये बीमा सुगम, उसकी बात करते हैं। हाँ, सुगम ये एक ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म है और यहाँ ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा विभिन्न कई विकल्पों से एक उपयुक्त योजना चुन सकते हैं। इस पर जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा, मोटर और यात्रा सहित सभी बीमा आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। भाई बात करूँ, यह प्लेटफॉर्म ग्राहकों को कम कागजी कार्रवाई के साथ सैकड़ों उत्पाद सेवाओं की भूल भुलैया से सही योजनाओं की पहचान करने में मदद मिलने की उम्मीद है। बीमा सुगम का कुल बजट लगभग 85 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप जीवन, स्वास्थ्य और अपने मोटर वाहनों से संबंधित कई प्रकार के बीमाओं को करवा सकते हैं। ठीक है ना, इसका कुल बजट 85% था, जिसको बढ़ा करके 200 करोड़ कर दिया गया है। लाभ की बात करूँ तो एकल मंच, तुलनात्मक, कागज सहित कार्रवाई, त्वरित समाधान और किफ़ायती, ये कुछ उसके लाभ रहने वाले हैं कि आपको एकल मंच पर प्रदान किया जाएगा जहां पर आप अपनी प्रोसेसिंग को तुरंत कर सकते हैं। दूसरा तुलनात्मक, ये अन्य की अपेक्षा अच्छा रहने वाला है, जिसमें क्योंकि आपको पता है बीमा के अंदर लंबी प्रोसेसें होती हैं, और कागज सहित कार्रवाई ये एक ऑथेंटिक प्रूफ से रहने वाला है। इसमें जो भी समस्या आपकी तुरंत समाधान किया जाएगा और ये आपके लिए किफ़ायती रहने वाला है। क्वेश्चंस कौन सा पुटअप किया जा सकता है? जैसे बीमा सुगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या इसका कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? ये बीमा धारकों के लिए विभिन्न बीमा विकल्पों का एक मंच है। कौन सा सही है बताना है? केवल 2, ना तो 1 और ना 2, केवल 1 और 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बीमा सुगम। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्टीड फास्ट डिफेंडर, ये क्या है और चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि वर्ष 2024 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो यूरोप में स्टीड फास्ट डिफेंडर सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा। ठीक है ना, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो नाटो है आपका कौन सा आयोजन करेगा? तो वो स्टीड फास्ट डिफेंडर को आयोजित करने वाला है। ठीक है, देख सकते हो आप डिफेंडर में कितने भारी भरकम। ठीक, इसके प्रमुख बिंदु, अब तक का ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है और इसका आयोजन जर्मनी, पोलैंड और 3 बाल्टिक देशों में किया जाएगा। कहाँ पर? जर्मनी, पोलैंड, बाल्टिक देशों में किया जाएगा। करवा कौन रहा है? नाटो। कब करवाएगा? 2024 के अंदर। 3 बाल्टिक देशों में आपके हैं लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। ठीक है, और इस युद्धाभ्यास में नाटो सैनिक युद्धपोल और विमान भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास के दौरान 500 से 700 हवाई युद्धक मिशन आयोजित किए जाएंगे। इनमें 50 से ज़्यादा युद्धपोत हिस्सा शामिल लेंगे। 50 से ज़्यादा तो युद्धपोत होंगे, और जब हम हवाई युद्धक की बात करते हैं तो 500 से 700 होंगे। इसके अंदर 40,000 से अधिक सैनिक भाग लेने वाले हैं। अब बात करें थोड़ा सा और स्टीड फास्ट डिफेंडर की। अपने किसी एक सदस्य पर हमला होने पर जवाबी कार्रवाई करने के उद्देश्य से इस का क्या किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है, ताकि किसी एक पर हमला हो तो दूसरा उसके समर्थन में आ सके। ठीक है, ये अमेरिका से सैनिकों को तैनात करने के लिए नाटो की क्षमता का परीक्षण है। ठीक, वही बात करूं मैं अन्य कार्य। वर्ष 2023 में जर्मनी के नेतृत्व में एयर डिफेंसर अभ्यास में भाग लिया और 70 से अधिक वर्षों में नाटो वायु शक्ति की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। और 1 जून 2021 को रोमानिया के सिंकू में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? 1 जून 2021 को रोमानिया के सिंकू में इसका आयोजन किया गया था।
आगे एक क्वेश्चन जो आप सभी के लिए है, स्टीड फास्ट डिफेंडर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये नाटो और यूरोपीय का संयुक्त युद्धाभ्यास है। वर्ष 2024 में इसका आयोजन यूरोप में किया जाएगा। भारत इसका संस्थापक देश है। कितने सही हैं? 1, सभी 3, केवल 2, कोई भी नहीं। आपके जवाब कमेंट्स में मैं करूँगा इंतज़ार। ठीक है, तो आज के जो हमारे मुद्दे थे सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल में हम फिर किसी नए करंट मुद्दों के साथ में। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।